Hello everyone, welcome to Agro Academy. I am Tejas Bhaskar Abang, AFO at यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि विमल सर ने वादा किया था कि आपको एक कंप्रिहेंसिव बैच ला कर देंगे आईपीपीएस एएफओ का, जिसमें आपकी सारी चीज़ें कवर होंगी, आपके मॉक्स, आपके टेस्ट सीरीज़, आपके वीडियो लेक्चर्स, आपका डेली शेड्यूल। तो इसको शुरू करते हैं आज के सेशन से। आज का सेशन से डेमो क्लास रहेगा, ये आपको यूट्यूब पे भी मिलेगा, हमारे कोर्स में भी मिल जाएगा। 2025 की एएफओ की जर्नी आज से स्टार्ट होती है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज से ही ठान लें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो आज से ही ठान लें कि 2025 का एफओ हमें किसी भी हालत में निकालना है। पिछली हमारी जो गलतियाँ हुई उसको हम दोबारा नहीं करेंगे, और जो लोग नए हैं उनके लिए गलतियों का कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे हम हनी बी से। हनी बी एक माइनर सब्जेक्ट है जो कि एफओ में 2 या 3 मार्क के लिए आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। लेकिन पढ़ना, हर चीज़ पढ़ना ज़रूरी है। अगर छोटी छोटी चीज़ें छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत देगी फाइनल सिलेक्शन में। वही कहता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है। तो हमें यही बूंद इकट्ठा करके एक बड़ा सा सागर, एक बड़ा सा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बनाना है, जो कि हमारे एफओ में, हमारे एग्ज़ाम्स में, हमारे हर एग्ज़ाम में हमारा साथी बने। हमें हमारी एग्ज़ाम्स क्रैक करने के लिए हमारा एक बेस बने। तो चलिए शुरू करते हैं हनी बी से। जनरली हनी बी की रेयरिंग को हम कहते हैं एपीकल्चर। हम कहते हैं हनी बी की एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्यों कहते हैं? अब देखो एपीकल्चर, अब हनी बी का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है एपिस से शुरू। एपिस स्पेसीज, मतलब एपिस की जो भी स्पेसीज है उसका आगे नाम लग जाएगा, इसीलिए एपी। और कल्चर का मतलब होती है उनकी रेयरिंग। तो हनी बी की रेयरिंग को हम एपीकल्चर कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हनी बी के नेक्स्ट टर्म क्या होते हैं। अब देखो हनी बी में उनका हाइव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनका हाइव मतलब उनका छत्ता। उनका छत्ता जो हेक्सागोन के आकार का जो दिखता है, जो कि नंबर्स ऑफ हेक्सागोन एक साथ कनेक्ट होते हैं, तब जाके उनका कहीं छत्ता बनता है। अब उस छत्ते में कौन कौन रहता है? सबसे बड़ी बात है ना, अगर कोई घर बन रहा है तो घर में कौन कौन रहेगा? तो जितना बढ़िया घर रहेगा तो उससे उसी हिसाब से उसमें उतने बढ़िया लोग रहेंगे। तो एक हनी बी के एक बढ़िया से छत्ते में, एक जो कि एक कंप्लीट छत्ता है जिसमें कि सारे के सारे उसकी कास्ट अवेलेबल है। तो कौन कौन सी कास्ट रहती है, यानी कि उस छत्ते में कौन कौन रह रहा है? तो एक हनी बी के हाइव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी क्वीन पर। वो उसकी मदर होती है। तो एक क्वीन, क्वीन सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हुआ? तो क्वीन रहेगी ही रहेगी। उसके बाद रहेंगे ड्रोन। अब क्वीन जो होती है वो फीमेल होती है, वो फर्टाइल फीमेल होती है। और ड्रोन जो होते हैं वो मेल होते हैं, जो फर्टाइल मेल होते हैं। अब क्वीन का काम ये होना है कि एग्स ले करना। ड्रोन का काम होता है कि कॉपुलेशन करना। और लास्ट में आते हैं हमारे वर्कर। वर्कर जो होते हैं बाकी की सारा जो काम होता है वो वर्कर ही करते हैं। उनकी एक लार्ज फोर्स रहती है जिनको हम वर्कर फोर्स कहते हैं। अब देखो क्वीन, ड्रोन और वर्कर का एक रेशो होता है। किसी भी छत्ते में एक क्वीन होती है, कुछ हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स, हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स होते हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आगे सोच देखते हैं। अब देखो, पहले समझते हैं क्वीन बी। क्वीन बी मतलब जिसके सर पे मुकुट चढ़ा हो, वो वाली नहीं क्वीन। क्वीन बी मतलब जो सब पे राज करती हो, पूरे छत्ते पे जिसका राज हो। मेरा वचन ही है मेरा शासन, शिवगामी देवी की तरह जो क्वीन है, उस क्वीन के बारे में समझते हैं। तो क्वीन बी फर्टाइल फीमेल होती है। एक छत्ते में केवल एक ही फर्टाइल फीमेल होती है और होती है उनकी क्वीन। क्वीन के पास वही अधिकार होता है कि वो एग्स लेकर सके, ड्रोन के साथ कॉपुलेशन कर सके, अपनी हाइव को बढ़ाना है या ना बढ़ाना है, ये सारे डिसीजन होती है वो क्वीन भी लेती है। अब ये जो होती है सबसे लंबी बी होती है, लॉन्गेस्ट बी इन हाइव्स। एक ही छत्ते में जो सबसे बड़ी बी दिखे, समझ लेना वो क्वीन बी है, उसके अलावा कोई बड़ी बी नहीं होती है। अब क्वीन का सबसे बड़ा काम है एग्स ले करना, अपनी कॉलोनी को आगे बढ़ाना, अपनी कॉलोनी को वैसे मेंटेन रखना। तो उसके लिए वो एग्स ले करती है। अब एग्स कितने ले करती है? 2000 एग्स पर डे। पर डे के हिसाब से बहुत सारे एग्स वो ले करती है। अब क्या 2000 एग्स अगर वो हर दिन ले करती है, मान के चलो वो 3 साल भी जिंदा रही, तो कितने सारे एग्स ले करेंगी? तो क्या सारे के सारे एग्स बदल जाते वर्कर में, ड्रोन ड्रोन में? तो नहीं, कुछ एग्स फेल भी हो जाते हैं। अब उसका लाइफ स्पैन, मतलब एक क्वीन जीते कितने साल है? हालांकि वो उनकी मदर है इसलिए वो सबसे ज़्यादा दिन जीती है। एक हाइव में सबसे ज़्यादा जिंदा अगर कोई रहता है तो वो उनकी क्वीन होती है। तो लगभग 2 से 5 साल तक। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्वीन बी की एक एवरेज लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है, तो एवरेज लाइफ साइकिल होती है तो उसके 3 ईयर्स की। तो ये याद रखें, आपको रेंज भी याद रहे
और आपको एग्जैक्ट नंबर भी याद रहे। एग्जैक्ट नंबर नहीं, एवरेज नंबर भी आपको याद रहे। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो इस तरीके से पढ़ाई करिए कि मुझे हर चीज़ मुझे इस तरह पढ़नी है कि मुझे उसकी रेंज भी याद रहे, मुझे उनका एवरेज भी याद रहे, ताकि मैं बाकियों के ऑप्शन एलिमिनेट कर सकूँ और सही ऑप्शन को टिक कर सकूँ। अब वो एक सिलेक्शन करती है। अब इस बात को थोड़ा डीप से समझते हैं, एक सिलेक्शन कैसे। अब मान के चलो क्वीन को लगा कि हमारा जो हाइव है उसमें ड्रोन की संख्या कम पड़ रही है। अब वो जो ड्रोन वाले एग्स हैं उन एग्स को ले करेंगी। अब मान के चलो उसको लगा कि वर्कर बहुत ज़्यादा कम है, वर्कर मर गए हैं, तो मुझे वर्कर चाहिए। तो वर्कर के लिए वो अलग से एक वर्कर से एक फर्टिलाइज करवाएंगे और उससे वर्कर बनेंगे। या फिर उसको लगा कि ड्रोन कम पड़ रहा है तो कुछ अनफर्टिलाइज एग देंगी जिससे कि ड्रोन पैदा होंगे। अब ये फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग क्या होता है हमें आगे समझेंगे। फिलहाल तो इतना ही समझते हैं, एक सिलेक्शन को करती है वो। एक सिलेक्शन का मतलब है अब मुझे इस एक से ड्रोन निकालना है, मुझे इस ड्रोन से वर्कर निकालना है। ये डिसाइड काम करने का काम कौन करती है, वह क्वीन भी करती है। अब देखो क्वीन का काम होता है कि पूरे छत्ते को कंट्रोल करना, छत्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं ये सब उसकी देखरेख में होता है। अब जैसे कि बिगड़े बच्चे होते हैं उसी तरह बिगड़े वर्कर भी होते हैं। अब उनको समझाए कैसे, टीचर तो मार के समझा देता है। अब क्वीन बी को तो समझाना पड़ेगा कि भाई मैं क्वीन हूँ, तुम वर्कर हो, मेरे नीचे हो, तुम्हें मेरे नीचे झुक के रहना पड़ेगा। तो वो कैसे समझाएगी, तो उसके पास होती है एक स्टिंग जो कि सिर्फ बीज को हार्मफुल होती है, ना कि ह्यूमंस को आई रिपीट, जो कि सिर्फ बीज के लिए हार्मफुल होती है ना कि ह्यूमन के लिए। तो बी क्वीन बी जो डंक मारती है वो केवल वर्कर बी या फिर ड्रोन को मार सकती है, ना कि आपको। तो इसके लिए क्वीन बी को छूने से डरना नहीं चाहिए। पता चले आप क्वीन बी की जगह वर्कर को छू गए तो वर्कर आपको डंक ही मारेगी, सूजन ही ला देगी आपको। उसके बाद क्वीन बी जो होती है वो पहले पॉलीएंड्री होती है। आप समझते हैं पॉलीएंड्री क्या होता है। पॉलीएंड्री मतलब ऐसी फीमेल जो कि नंबर ऑफ मेल के साथ संबंध रखती है, नंबर ऑफ मेल के साथ मीटिंग करती है, कॉपुलेशन करती है। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे महाभारत में द्रौपदी। द्रौपदी एक थी, पांडव 5 थे। पॉलीएंड्री मतलब एक फीमेल जो नंबर ऑफ मेल्स के साथ कॉपुलेशन करती है। समझ में आई बात। अब कितने मेल्स, लगभग हंड्रेड्स ऑफ मेल होता है। अब उसमें से कुछ मेल के साथ वो कॉपुलेशन करेंगी, तो कितने मेल, लगभग 42 से 59 मेल। 42 से 59 मेल, लगभग ऑन एन एवरेज लगभग 55 मेल। तो हमने रेंज भी देख ली और हमने एक एवरेज भी देख लिया। तो आपको इस तरह के दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, रेंज भी देखनी है और एवरेज भी देखना है। अब होता क्या है ना कि जब भी नई क्वीन जब इमर्ज होती है छत्ते से, तो वो लेती है एक नेपचुअल फ्लाइट। अब नेपचुअल फ्लाइट, अब देखो जो भी लोग, जो लड़का लड़की घर से भाग के शादी करते हैं वो होती है एक नेपचुअल फ्लाइट। नेपचुअल फ्लाइट मतलब अब उनको समझ में आ गया है कि भाई हम इससे प्यार करते हैं, हमको जाना है, हमको नया संसार बैठा बसाना है इसके साथ, हमारे अपने बच्चे पैदा करने हैं और वहाँ से नई लाइफ शुरू करनी है। तो अब होता यह है कि जो भी हमारे नौजवान हैं, जो भाई-बहन हैं, जो भाई हैं, जो एएफओ की तैयारी करने गए हैं, बहुत से लोग नेपचुअल फ्लाइट ले लेते हैं। आप या तो कॉलेज में हो, अब आप लोग भी जैसे कॉलेज में समझ आप ये बात समझ सकते हैं कि नेपचुअल फ्लाइट चीज़ क्या होती है। चलो आगे। अब क्वीन कितनी नंबर ऑफ क्वीन होनी चाहिए खाई में, तो नंबर ऑफ ओनली वन क्वीन, एक ही क्वीन है। एक ही राजा होता है, एक ही रानी होनी चाहिए। तो इसीलिए ओनली वन क्वीन जो कि सब पे अपना काबू कर सके, जब भी सारा कंट्रोल कर सके। आपने बाहुबली फिल्म में देखा होगा, शिवगामी देवी सब पे अपना कंट्रोल जमाए हुए रखती है, मेरा वचन ही है मेरा शासन। उसके बाद जो क्वीन का सब्सटेंस होता है, अब ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वीन सब्सटेंस है। क्वीन सब्सटेंस को मैंने एक नेक्स्ट लाइन में एक्सप्लेन किया है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा अंदाजा ले लेते हैं क्या होता है। क्वीन सब्सटेंस एक ऐसी चीज़ होती है जो क्वीन सीक्रेट करती है, जिससे कि वो पूरी कॉलोनी को कंट्रोल करके रखती है। अब कंट्रोल किस तरह का होता है, अब कंट्रोल होता यह है कि नई क्वीन इमर्ज ना हो पाए, जो भी वो एग्स ले करे उसे नई क्वीन इमर्ज ना हो पाए। एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम ये हो गया कि अगर क्वीन मर जाती है तो वर्कर में ओवरी डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो वर्कर में अगर ओवरी डेवलप हुई तो सारे वर्कर एग्स ले करने लगेंगे। अगर सारे वर्कर एग्स देने लगेंगे तो फिर पूरे छत्ते में हनी से ज़्यादा एग्स हो जाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन अनलिमिटेड बढ़ जाएगी। उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी, अगर मान के चलो अगर हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 10 छत्तों की भी क्वीन मर जाए और उनके सारे वर्कर्स एग्स ले करने लगे, तो लगभग 1 साल लगेगा और हमारे अर्थ के ऊपर 7 लेयर ऐसे बनेंगे जहाँ पे सिर्फ मधुमक्खियां होंगी। तो क्वीन सब्सटेंस इस बात को रोके रखता है। तो कॉलोनी का कोहेजन मतलब कि कॉलोनी को टूटने ना देना, ये भी क्वीन क्वीन सब्सटेंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है।
आई होप कि आपको यहाँ तक क्वीन समझ में आ गई होगी। हम समझते हैं नेक्स्ट पे उनकी नेक्स्ट कास्ट वर्कर भी। अब वर्कर वर्कर ये होते हैं हमारे मजदूर। अब आपने तो सुना होगा मनरेगा। मनरेगा में मतलब कि जो भी आए उसको काम दे दो, चलो आओ काम, चलो यहाँ खुदाई करनी है, वहाँ पेड़ लगाने हैं। इसी तरह का काम होता है हमारे वर्कर के पास। तो वर्कर हमारी इनफर्टाइल फीमेल होती है। फीमेल तो होती है लेकिन इनफर्टाइल। अब इनफर्टाइल कैसे? वो एग्स ले नहीं कर सकती, वो ना ही कॉपुलेशन कर सकती है ड्रोन के साथ। तो होती है वो इनफर्टाइल, यानी कि इनकॉम्पिटेंट फीमेल होती है। सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है। अगर आपको स्मॉलेस्ट भी दिखे सबसे और उसको आप छूना चाहे तो याद रखना वो बहुत तेज डंक मारती है। अब उस डंक में क्या होता है ये आगे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट भी होती है। उनका लाइफ स्पैन होता है 6 वीक। अब समझो 6 वीक कैसे। मान के चलो 3-3 वीक डिवाइड हो जाते हैं। अब 3 वीक उनका काम होता है हायु में, यानी कि उनका जो छत्ता है वो वहाँ तीन शुरुआत के 3 हफ्ते वहाँ पर काम करती है। और बाद के जो 3 हफ्ते हैं वो बाहर काम करती है, जैसे कि स्काउट भी। आउट ऑफ द हाइव काम करने के लिए उनको बहुत सारे काम हैं। इन द हाइव हाइव में भी बहुत सारे काम हैं। अब हाइव में क्या काम करना होता है उनको? एक, अगर उनकी कॉलोनी कहीं शिफ्ट हो रही है तो उनको हाइव बनाना सबसे पहले उनका काम ही है कि भाई हाइव जाके हमारे लिए एक घर बनाओ, एक छत्ता बनाओ, एक बढ़िया सी जगह ढूंढो वहाँ पे हमारे लिए एक छत्ता बनाओ। उसके बाद क्वीन जो है उसकी देखरेख करना। अब क्वीन की देखरेख क्यों? भाई क्वीन भी तो अपने देख रेख कर सकती है, तो क्वीन की देख रेख क्यों? अब क्वीन के पास बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कॉलोनी कंट्रोल करना, एग्स देना, पॉपुलेशन करना। तो कभी कभार ये लोग वर्कर भी उसमें अटेंड करते हैं। वो अटेंड कैसे कर दे? उसके लिए रॉयल जेली प्रोवाइड करना, उसके लिए हनी नेक्टर पोलन जो भी उसकी ज़रूरत है उन सबको प्रोवाइड करना। यानी कि क्वीन को एक तरीके से एक, जिस तरह कहते हैं कि हम रॉयल ट्रीटमेंट, उस तरह के रॉयल ट्रीटमेंट देना ये वर्कर का काम होता है। तो ठीक, वर्कर का काम समझ में आ गया आपको। अब इसके अलावा अब जो क्वीन ने जो एग्स दिया है, अब उन एग्स के लिए रॉयल जेली सबसे ज़रूरी होती है। रॉयल जेली क्या है? रॉयल जेली एक बी से निकला हुआ सब्सटेंस है जो कि लार्वा फीड करती है और अपना मेटाबॉलिज्म करती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ होती है। तो रॉयल जेली, जो भी लार्वा है उनको रॉयल जेली फीड कराना। उसके बाद क्लीनिंग ऑफ नेस्ट, उनके हाइव को क्लीन करना। यानी कि सारे मजदूरों वाले काम जो आप सोच सकते हैं वो वर्कर भी से कराए जाते हैं। इससे कोई दो राय नहीं है कि आप अगर कमज़ोर रहेंगे तो आपका शोषण होगा। तो अगर आप वर्कर रहेंगे तो आपका शोषण होगा, इसलिए आपको बनना है IBPS AFO। आपको लेनी है 18+1000 की सैलरी। अगर आपको 18+1000 की सैलरी चाहिए तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको कहीं ना कहीं, ना ही AFO, आप कोई ना कोई पोस्ट निकाल ही लेंगे एग्रीकल्चर से। तो कमज़ोर नहीं रहना मेरे भाई। अब वर्कर बी के एब्डोमेन के 7 सेगमेंट में एक स्टिंग होती है, जो कहता है कि डंक मारा। तो डंक वही होता है जो उनके 7 सेगमेंट में होता है। अब उस डंक का क्या काम होता है कि भाई जो भी बाहर से आ रहा है, जो भी फॉरेनर आ रहा है, फॉरेन इन द सेंस कि बाहर के देश से नहीं यार, कि जैसे मान लो तुम चले गए, कोई और जानवर वगैरह चला गया, तो उसको डंक मारना, कि अपनी छत्ते की रक्षा करना, ये सबसे पहले उनका कर्तव्य होता है। दूसरा दूसरा काम कैसे? अब मान के चलो कहीं हनी भी चली गई, पोलन नेक्टर कलेक्ट करने चली गई, तो वहाँ उस पर मतलब मान के चलो आपने वहाँ जाके उसको पकड़ लिया, तो आपको डंक मारना ही मारना है ना। तो खुद की रक्षा और खुद के हाइव की रक्षा करने के लिए उनके पास एब्डोमेन में एक स्टिंग होती है। अब उस स्टिंग में होता क्या है? फॉर्मिक एसिड होता है उनके। फॉर्मिक एसिड, जो भी आपको जलन होती है डंक मारने के बाद, वो इसी एसिड की वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको अंदर से आपकी सेल्स को सुझा देती है। उसके बाद आपको जो जलन होती है वो भी फॉर्मिक एसिड से। और फॉर्मिक एसिड का एक और इस्तेमाल है जो कि डेड मटेरियल है उसको प्रिजर्व करने के लिए, डेड प्रिजर्वेशन। अब आपने जो भी बॉडी पार्ट देखे होंगे, मान के चलिए किसी, आप मेडिकल के कॉलेज में गए होंगे या फिर किसी बायोलॉजी के लैब में गए होंगे, वहाँ पर जो भी स्पेसिमेन स्टोर किए जाते हैं वो इसी फॉर्मिक एसिड में किए जाते हैं। फॉर्मिक एसिड में जल्दी चीज़ें खराब नहीं होती है। अब नंबर ऑफ वर्कर कितने होने चाहिए एक हाइव में, एक छत्ते में कितने नंबर ऑफ वर्कर होने चाहिए? 1000। थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ वर्कर एक छत्ते में होनी चाहिए। अब वर्कर की संख्या पर यह डिपेंड होता है कि वो कॉलोनी वीक है कि स्ट्रांग है। अब आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म तो देखी होगी। वो जब वो निजाम शाह के पास जाता है तो कहता है क्या
निजाम शाह जब बाजीराव से कहता है, क्या आपको पता है कि 10,000 हमारे 10,000 सिपाही आपके पीछे खड़े हैं? तब बाजीराव उससे कहते हैं, क्या आपको पता है कि 20,000 मराठे एक नंगी तलवार लेकर उनके पीछे खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पे आपकी समस्त मुगल सेना को खत्म करने के लिए तैयार है। तो एक वीक और स्ट्रांग कॉलोनी का सबसे बड़ा बेस होता है उनका वर्कर। अगर उनकी वर्कर की नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा रहे तो वो कॉलोनी स्ट्रांग है, नंबर ऑफ वर्कर कम रहे तो कॉलोनी वीक है। ऑफ कोर्स आप ही किसी भी एग्जांपल से समझ सकते हैं, किसी राजा के पास सेना कम है तो वो राजा कमज़ोर है, किसी राजा के पास सेना ज़्यादा है तो वो स्ट्रांग है। जैसे कि नेपोलियन नेपोलियन के पास बहुत सी सेना थी तो उसने लगभग पूरी दुनिया जीत ली थी। सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जितनी बढ़िया सेना रहेगी, जितना बढ़िया आपका मनोबल रहेगा, जितने बढ़िया से आपके पास वर्कर रहेंगे, जितनी आपके पास मिलिट्री रहेगी, आप उतने ही स्ट्रांग होते जाएंगे। वर्कर पर पूरी कॉलोनी डिपेंडेंट होती है। ये तो हो गई वर्कर के बारे में। वर्कर और कौन से फंक्शन करती है? अब वर्कर के देखो, हमने दो फंक्शन समझ लिए कि हाईवे में क्या काम करना होता है, बाहर क्या काम करना होता है। अब बाहर क्या काम करते हैं वो लोग? अब बाहर से उनको पोलन और नेक्टर कलेक्ट करना होता है। पोलन प्लस नेक्टर। पोलन नेक्टर, अब देखो, दो चीज़ें समझनी जरूरी होती है। एक होता है नेक्टर और दूसरा होता है पोलन, सॉरी हनी, दूसरा होता है हनी। अब इनमें क्या फ़र्क है? अब जो रॉ हनी है, मतलब कि जिसको अभी अभी कलेक्ट किया गया है फूलों से, उसको हम कहते हैं नेक्टर। अब नेक्टर में क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा रहती है, और हनी में वाटर की जो वाटर कंटेंट रहता है वो लेस रहता है। अब इस जब वर्कर भी अपने माउथ से उसको जब मैच्योर करेंगे, यानी कि नेक्टर को पका देंगी, तब वो जाके बनता है हनी। अब उसमें पोलन की, भाई पोलन की क्या ज़रूरत? अगर आपने कभी भी रियल हनी देखा हो, अगर छत्ते छत्ते से आपने कभी भी हनी निकाला हो, तो उसमें आपको जो छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं वो होते हैं पोलन। अब सच्चा शहद वही है जिसमें आपको पोलन दिखे, वरना वो तो गुड़ का पानी भी हो सकता है। तो पोलन एक हनी की प्यूरिटी, हनी की शुद्धता मापने का एक बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया जरिया है कि किस तरीके से हनी प्योर है या फिर इम्प्योर है, या फिर उसे आर्टिफिशियली बनाया गया है कि वो नेचुरल है। तो ये तो हो गया हनी और नेक्टर की बात। उसके बाद और क्या काम होता है? वर्कर बी का और भी काम होते होंगे। वर्कर बी की और भी काम है। जैसे कि उनको अगर मान के चलो छत्ता कहीं, मतलब आज यहाँ सूखा पड़ गया तो उनको छत्ता कहीं और ले जाना ही होगा, क्योंकि अगर ड्रॉट में रहेंगे, ड्रॉट की कंडीशन में तो आपको मरना ही मरना है। इससे अच्छा आप छत्ता बदल दें। तो छत्ता बदलने के लिए एक सूटेबल प्लेस जब ढूंढी जाती है, तो सूटेबल प्लेस किसके द्वारा ढूंढी जाती है? इन स्काउट बीज के द्वारा। उनके लिए सूटेबल प्लेस ढूंढना, वहाँ पर छत्ते का छत्ता बनाना, छत्ते की साफ सफाई रखना, वहाँ का मेंटेनेंस रखना, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें हमारी वर्कर भी करती है। पूरा छत्ते का अगर एक लाइन छोड़े तो बाकी का सारा काम हमारी वर्कर भी करती है। उसके बाद है ड्रोन। भाई इनका कुछ काम है ही नहीं, जैसे कि निठल्ले बैठे हुए हैं। अब इनको करना यह है, बस उड़ना है और क्वीन बी को फर्टिलाइज करना है। बस तुम जिंदगी में किसी काम के लिए पैदा नहीं हुए हो, जिस तरह की ये ड्रोन है, बस उड़ जाता है और कॉपुलेशन करते थे। तो ये होता है फर्टाइल मेल। ड्रोन होते हैं हमारे फर्टाइल मेल। उनका लाइफ स्पैन होता है 57 डेज का। अब देखो, यहाँ पे ड्रोन की कंसेप्ट समझो। आज है डे 1 और क्वीन बी की एक एवरेज लाइफ ईयर होती है 3 साल। सही बात। अब जब भी क्वीन बी इमर्ज होती है, मतलब कोई नई क्वीन बी आप छत्ते में जन्म ले रही है, तो उसके साथ हजार कई सारे ड्रोन्स भी जन्म ले रहे होते हैं। अब जैसे ही एक क्वीन बी मैच्योर हो जाती है तो वो लेते हैं नेचुरल फ्लाइट। सम ऑफ द ड्रोन्स उसके साथ उड़ जाते हैं और वो भी नेचुरल फ्लाइट ले लेते हैं। अब उनकी नेचुरल फ्लाइट हवा में ही होती है, उन्होंने ली नेचुरल फ्लाइट। अब भाई नेचुरल फ्लाइट लेने के बाद ड्रोन मर जाते हैं, तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम किस काम के? अब होता यह है कि जैसे ही क्वीन का कॉपुलेशन हो जाता है, जब से कि लगभग मान के चलो 42-69 के साथ उन्होंने कॉपुलेशन कर लिया। अब उनका कॉपुलेशन हो गया। अब क्वीन बी के पास स्पर्म का एक बहुत बड़ा एक सोर्स है, बहुत बड़ा उसके पास स्टोरेज है। अब क्वीन बी अपने हिसाब से एक दे सकती है। अगर उसको वर्कर पैदा करने हैं तो वो फर्टिलाइज एग देगी। अब कैसे फर्टिलाइज एग कैसे? अब फर्टिलाइज मतलब जहाँ पर भी स्पर्म प्लस एग सेल जिसका फ्यूजन होगा वो होंगे फर्टिलाइज एग, जिससे बनेंगे हमारे वर्कर्स। अब मान के चलो क्वीन बी को ये लगता है कि अब कुछ दिनों में मैं मर जाऊंगी, मेरे बाद कोई और क्वीन चाहिए, तो वो
कुछ ऐसे एग्स देती है जो कि अनफर्टाइल हो, जैसे कि ड्रोन निकले। अब ड्रोन निकालने की क्या प्रोसीजर होती है? वहाँ पर अब मान के चलो क्वीन बी को आज ड्रोन के लिए एग्स देने हैं, तो वो देगी अनफर्टिलाइज एग। अब अनफर्टिलाइज एग कैसे होता है? कि जो केवल और केवल क्वीन बी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकले होते हैं, जिनमें ड्रोन के स्पर्म का कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, वो होते हैं अनफर्टिलाइज एग, उसे निकलता है ड्रोन। सही बात। ये तो हो गई कि भाई साहब एक कॉपुलेशन की प्रोसेस क्या होती है। अब आते हैं वापस हमारे ड्रोन पे। अब ड्रोन के पास क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है? ड्रोन के पास कुछ नहीं होता है भाई साहब, उनके पास एक ही चीज़ है, उनके स्पर्म, उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ है ही नहीं। अब उसके पास ना ही वैक्स ग्लैंड है जिससे कि वो वैक्स सिक्रेट कर सके, ना ही मैंडिबुलर ग्लैंड है जहाँ से वो रॉयल जेली सिक्रेट कर सके, एसिड ग्लैंड तो बिल्कुल नहीं जिससे वो डंक मार सके, स्टिंग एपरेटस भाई उसका सवाल ही नहीं, क्योंकि उसका स्टिंग एपरेटस जो है उसके जो कॉपुलेशन ऑर्गन है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके लिए उसका काम बस कॉपुलेशन करना है। उसके बाद वो 200 से 300, एक क्वीन भी लगभग 200 से लेकर 300 एग्स देती है फॉर द ड्रोन्स। उनका मरना तो तय है कॉपुलेशन के बाद। समझते हो क्यों? क्योंकि उनका कोई काम है ही नहीं। तुम ऐसे घर में रहकर क्या करोगे? इससे अच्छा तुम मर जाओ। तो वो मर जाते हैं। अब कभी कभार होता यह है कि मान के चलो कि क्वीन बी को लगता है कि मैं गर्मी के दिनों में मर जाऊंगी, तो वो ड्रोन्स को पैदा करती है और उनको इवेंचुअली कभी कभार हाई का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। इसके अलावा ड्रोन का वही काम है, कॉपुलेशन। अब समझते हैं कि फर्टिलाइज एग कैसे निकलते हैं, अनफर्टिलाइज एग कैसे निकलते हैं। अब कैसे तय होता है कि कौन से एग से वर्कर निकलेगी, कौन से एग से ड्रोन निकलेगा। अब हमारा जो ड्रोन होता है भाई वो हैप्लॉइड होता है। समझ रहे बात को? हैप्लॉइड, उसके पास केवल 16 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। अब हमारी क्वीन जो होती है उसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं। अब मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी नए अगली स्पेसीज बनती है, तो उसके लिए सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसका सेग्रीगेशन होता है 16 में फीमेल क्वीन का सेग्रीगेशन, उनके क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो जाता है। अब अगर क्वीन को लग रहा है कि मुझे फर्टाइल एग देने हैं, अगर मुझे वर्कर निकालने हैं या फिर मुझे अगली क्वीन निकालनी है, तो कैसे होगा? अब यहाँ से एक स्पर्म आएगा जो कि अपने साथ 16 नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले आएगा। उसके बाद फीमेल की साइड से एक 16 नंबर वाला आएगा, एक सेल आएगी जिसमें भी 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब ये इसको यहाँ फ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये फ्यूज़ हो गए, यहाँ हो गया फर्टिलाइजेशन। समझ रहे हो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है? अब ये 32 तो बनाने हैं ही हमको, तो 16 यहाँ से आ गए, 16 यहाँ से आ गए, तो बन गए 32। अब देखो हमारी फीमेल जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड की स्पेलिंग यह गलत है, यहाँ की सुन। डिप्लॉयड डिप्लॉयड यानी कि उसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और हमारा होता है जो मेल होता है वो हैप्लॉयड होता है। उसके पास सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसके केवल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 16। उस डिप्लॉयड एक से एक तो वर्कर निकलेगा या तो क्वीन निकलेगी। अब ये डिसाइड कैसे होगा कि वर्कर निकलेगा या क्वीन निकलेगी? तो देखो ये वो सब कुछ डिपेंड करता है रॉयल जेली के फीडिंग पे। अब जो भी डिप्लॉयड फीमेल विगरसली, मतलब कि बहुत जोरों शोरों से अगर वो रॉयल जेली को फीड कर ले रही है, तो वो बनेगी क्वीन। अगर वो रॉयल जेली को फीड बहुत कम कर रही, बहुत कम, यानी कि वो सिर्फ जीने के लिए खा रही है रॉयल जेली, तो रॉयल जेली होता है उनका बी ब्रेड, यानी कि जो केवल लार्वा खा के जिंदा रहती है, अपनी जो ग्रोथ करती है वो केवल रॉयल जेली पे करती है, ना कि वो हनी खाती है, ना ही वो नेक्टर खाती है, ना ही पोलन खाती है। तो वो केवल जो बी का सब्सटेंस होता है, जो बी का ब्रेड होता है, उसे कहते हैं रॉयल जेली। केवल बी रॉयल जेली ही वो खाता है। अब जो भी विगरसली खाएगी वो तो एब्सोल्युटली क्वीन बनेगी। अब जो नहीं खाएगी, जो या फिर थोड़ी सी मात्रा में खाएगी, वो बनेगी वर्कर। अब वो होगी स्टराइल। तो कहीं ना कहीं रॉयल जेली पर भी ये डिपेंड करता है कि कौन सी लार्वा क्वीन बनेगी या फिर कौन सी लार्वा वर्कर बनेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप आप सबको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब जो क्वीन होती है, जो क्वीन बनने वाली है, वो अपना रॉयल जेली का फीडिंग कंटिन्यू रखती है। जैसे कि वो लार्वा की उसकी स्टेज हो गई प्यूपा, उसके बाद हो गए अडल्ट, तभी वो अपना रॉयल जेली का फीडिंग कंटिन्यू रखती है। लेकिन हमारे जो वर्कर हो गए, जैसे ही लार्वा स्टेज उनकी खत्म हो गई, जैसे खत्म होने वाली होती है, यानी
कि लार्वा स्टेज में ही वो रॉयल जेली फीडिंग करके ना बंद कर देते हैं और वहाँ से हनी खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो रॉयल जेली खाना कितना ज़रूरी है एक क्वीन के लिए आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद बी की स्पेसीज समझते हैं। बी की कौन सी स्पेसीज है और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, बी की सबसे पहली स्पेसीज है रॉक बी। रॉक बी इसका मतलब ये नहीं कि वो पत्थर की बनी हुई है, नहीं नहीं, या फिर उसका दिल पत्थर का है, नहीं, ये भी नहीं है। तो रॉक बी उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे बड़ी हनी बी होती है, दिखने में भी सबसे फेरोशियस होती है, इसलिए उसको रॉक हनी भी कहते हैं। ऊंचे ऊंचे माउंटेन में रहती है, जो पथरीले माउंटेन होती है उसमें रहती है, इसलिए उसको रॉक भी कहा जाता है। अब रॉक बी का साइंटिफिक नेम होता है अपिस डोरसेटा। ये आपको याद ही रखना है किस बी का साइंटिफिक नेम क्या है। अब रॉक बी का अपिस डोरसेटा, अब मैं इसको कैसे याद रखता था? अब देखो, यहाँ पे आर ओ है, अब इसको उल्टा कर दे दिया, ओ आर, समझ रहे हो? डोरसेटा, रॉक डोरसेटा। तो मैं इस तरीके से याद रखता था। आपके पास अगर कोई और ट्रिक है तो आप उससे बना लीजिए। अब रॉक बी की क्या क्या विशेषताएं हैं? अब रॉक बी एक एक ही सिंगल कोम बनाती है। मतलब मान के चलो एक बहुत ऊंचा पहाड़ है, इस पर एक पेड़ है, एक पेड़ की टहनी है, उस पर एक सिंगल कोम बनाएंगे अपना इस तरह का, एक बहुत बड़ा वाला कोम बनाएंगे जो लगभग 6 फीट लंबा होगा। इतना बड़ा लंबा होगा जैसे कि मेरी हाइट है, या फिर जो भी एक एवरेज मेल होता है जिसकी हाइट 6 फीट होती है, उसके हाइट के हिसाब से वो एक उसके हाइट की जितनी वो अपनी एक कोम कंस्ट्रक्ट करेगी। उसके बाद 3 फीट डीप, समझ रहे हो? 3 फीट डीप मतलब कि उसकी जो मोटाई है, जो चौड़ाई है, वो 3 फीट होगी। इतना बड़ा छत्ता होता है एक रॉक बी का, उसकी दहशत होती है। तो इतना बड़ा उसका छत्ता ही हो गया। अब कह सकते हैं कि वो एक तरीके से आप पूरे हनी बी के जो स्पेसीज है उसमें एक महल तैयार करने की क्षमता केवल रॉक बी के पास है। वो अपना जो वैक्स है उससे एक बड़ा वाला महल तैयार कर लेती है। उसके बाद ये हमेशा अपनी प्लेस बदलते रहते हैं, क्योंकि इनका नंबर ऑफ वर्कर इनमें बहुत ज़्यादा होता है। इतना बड़ा कोम आप समझ रहे हैं, 6 फीट लंबा 3 फीट डीप का एक कोम है, तो उसमें नंबर ऑफ वर्कर कितने ज़्यादा होंगे। तो ये हमेशा जगह बदलते रहते हैं, क्योंकि क्योंकि बात यह है कि अगर इतने सारे वर्कर है इतने सारे वर्कर है, ड्रोन है, उसमें उसमें क्वीन भी है, तो उनके लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पोलन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए नेक्टर इंपॉर्टेंट है। अब नंबर ऑफ वर्कर ज़्यादा होने की, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से जो भी सोर्सेस है, जो कि आजू बाजू के एरिया में जो भी सोर्सेस हैं, वो तुरंत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तुरंत खत्म हो जाते हैं। तो इनको इसी वजह से अपने प्लेसेस शिफ्ट करना पड़ता है। अब प्लेसेस शिफ्ट को हम ऑब्सकॉन्डिंग कहते हैं। जब पूरी कॉलोनी किसी जगह को छोड़ के जाती है तो उसे हम कहते हैं ऑब्सकॉन्डिंग। ऑब्सकॉन्डिंग की कंसेप्ट हम बाद में डिटेल से समझेंगे। अब ये फेरोशियस नेचर होती है। फेरोशियस मतलब कि आपने उनको ज़रा सा भी छेड़ा, आप गए काम से, वो आपको इतना ज़ोर से काटेंगी कि आप मर जाते हैं। रॉक बी का डंक आपको मरने पे मजबूर कर सकता है। अगर आप कहीं भी ये हरकत कर रहे हैं कि आपने रॉक बी के छत्ते पे पत्थर मारा, तो भैया उस आदमी को इतने ज़ोर से डंक मारे जाते हैं रॉक बी के द्वारा कि लगभग उसकी हालत मरने जैसी हो जाती है। तो इनका फेरोशियस नेचर की वजह से हम इनको रेयर नहीं कर सकते, उनको पाल नहीं सकते, उनका हम कल्चर नहीं तैयार कर सकते। तो ये डिफ़िकल्ट टू रेयर होती है। क्यों? क्योंकि उनका नेचर ऐसा होता है। उसके बाद वो 36 केजी हनी प्रोड्यूस करती हैं पर कॉम पर ईयर। इतना बड़ा छत्ता है भाई उनका, तो पर कॉम में पर ईयर कितना हनी प्रोड्यूस कर सकती है? 36 केजी, 36 केजी। तो ये सबसे हाईएस्ट होता है। सारे 20 स्पेसीज में सबसे हाईएस्ट हनी अगर कोई प्रोड्यूस कर सकता है तो वो रॉक भी है। अब इसके नीचे तुरंत होती है एपिस मेलिफेरा, जो कि हमारी इटालियन भी है, वो 35 केजी का हनी प्रोड्यूस कर सकती है। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, कौन सी भी कम प्रोड्यूस करती है। आंख बंद करके ये ऑप्शन लगा देना है कि भैया रॉक भी सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करती है। आपको एपिस मेलिफेरा, एपिस डोर्सेटा में कंफ्यूज नहीं होना है। अब हनी बी के जितने भी स्पेसीज हैं उनमें सबसे बड़ी जो स्पेसीज है वो है रॉक बी। सबसे बड़े होने के कारण हम इसे कहते हैं जायंट हनी बी। मतलब मान के चलो कि जैसे कि एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, या फिर आपकी जो भी एपिस फ्लोरिया है, इनके हिसाब से बहुत बड़ी भी होती है। मतलब जितनी उनकी क्वीन होती है उनके हिसाब से इनका वर्कर होता है। मतलब जितना पैसा तुम अपने
मेकअप पे खर्च करते हो उतना ही हम अपने कैरम बोर्ड के पाउडर पे खर्च कर देते हैं। इस तरीके से होता है इनके यहाँ। तो लार्जेस्ट हानि भी है, हमने समझ लिया रॉक भी क्या होती है। रॉक बी का साइंटिफिक नेम, उससे कुछ प्रॉपर्टी समझ ली। अब चलते हैं नेक्स्ट बी की तरफ। अब लिटल बी। अब ये समझना ज़रूरी है कि एपिस मेलिफेरा को अगर छोड़ दिया जाए, चलो इसको नेक्स्ट बाद में समझेंगे। अब आती है लिटल बी। लिटल बी सबसे छोटी बी होती है। अब उसको कहते हैं एपिस फ्लोरिया। अब देखो लिटल बी को हमने याद कैसे किया था, उसका नाम एपिस फ्लोरिया उसका नाम है, उसको मैंने याद कैसे किया था। अब फ्लावर, फ्लावर जितना छोटा हो उतना बढ़िया लगता है। फ्लावर छोटा, स्मॉल फ्लावर, तो फ्लावर को हमने रिलेट किया लिटल बी से। तो मैंने इसको ये ट्रिक से याद किया कि भाई फ्लावर छोटा होता है, तो उससे एपिस फ्लोरिया। अब इसको लिटिल व्यू क्यों कहते हैं? एक तो इसका साइज जो देख रहे हैं आप, इसका साइज बहुत कम होता है। दूसरा, ये बहुत कम, यानी कि उनके जो कॉम होते हैं आपके हाथ पर आ जाए, यानी कि पाम साइज कॉम। पाम यानी कि जो आपका हाथ का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको हम पाम कहते हैं। और काइंड पाम, एक दयालु हाथ जो होते हैं आपके, इसे कहते हैं काइंड पाम। उन्हीं दयालु हाथों से नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आप प्रेस कर दीजिए। अब उनका पाम साइज कॉम होता है। अब वो अपना कॉम कहाँ बसाती है? बुशेस में, यानी कि जो छोटे-छोटे पौधे होते हैं उनमें। हेजेस, हेजेस मतलब कि जो भी आपके 6 फुट के हाइट के जो होते हैं उनको हेजेस कहते हैं। बिल्डिंग्स, जो भी घर वगैरह बने हुए इसमें, केव्स में, गुफाओं में। एम्प्टी केसेस मतलब जो भी बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े होंगे, उनको अगर छोटी भी है, छोटा अगर उनको कॉम्ब बनाना है, तो बड़ी जगह नहीं लेगी, तो वो अपने कहीं भी शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद ये कितना हनी प्रोड्यूस कर सकती है? केवल हाफ केजी। कोई मतलब की भी है? कोई मतलब नहीं इससे। केवल हाफ हाफ केजी हनी पर हायु पर ईयर। सबसे लोएस्ट हनी अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो हमारी लिटल बी है। छोटी छोटी चीज़ें बड़ा काम करती है, ये बात सुनी होगी, लेकिन लिटल बी के मामले में ये चीज़ काम नहीं करती। वो ना, उसका नाम से ही लिटल बी है, तो काम ही कम ही करेगी। अब जबकि ये अपना छत्ता ही छोटा होता है और ऐसी जगह बनाती है कि जहाँ कोई भी इंटरेक्शन कर सके, ह्यूमन, जानवर, अ, पक्षी, पशु पक्षी जो भी इंटरेक्शन करते थे, कोई भी इनके यहाँ आके इंटरेक्शन कर देता है। तो इसकी वजह से इनको अपनी कॉलोनी हमेशा बदलनी पड़ती है। अभी absconding और स्वार्मिंग करते हैं, करते रहते हैं। तो क्यों? एक तो हो गया, वो रीज़न हो गया। दूसरा, बी छोटी होने की वजह से इनके छत्ते में किसी भी क्वीन बी को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका साइज़ बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से इनमें absconding हो जाती है या फिर स्वार्मिंग हो जाती है। अब absconding तो हमने समझ लिया कि भाई पूरा का पूरा हाइव, पूरा का पूरा एक कॉम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। ये तो हो गया absconding। अब स्वार्मिंग क्या होता है कि भाई हमारी स्पेसीज हमको आगे बढ़ानी है। एक छत्ता है हमारे पास, हमको दूसरा छत्ता तैयार करना है। उसके लिए हमको अलग से क्वीन बी बनानी है, अलग से वर्कर बनाने हैं, अलग से ड्रोन बनाने हैं। तो ऐसे समय में कुछ क्वीन बी कुछ ड्रोन्स को लेकर उड़ जाती हैं, कुछ नर्स बी को, कुछ वर्कर को लेकर भी उड़ जाती हैं, जो कि एक नई जगह ढूंढते हैं, वहाँ पर जाके अपना नया छत्ता बसाते हैं। उसे हम स्वार्मिंग कहते हैं। तो स्वार्मिंग समझ में, स्वार्मिंग कंसेप्ट को मैंने बढ़िया तरीके से एक दूसरी स्लाइड में रखा है, तो हम वहाँ पे स्वार्मिंग समझ लेंगे। उसके बाद ये स्मॉलेस्ट भी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट। जितनी भी स्पेसीज है उनमें सबसे स्मॉलेस्ट भी है, वो है लिटल बी। अब ये केवल प्लेन्स में, अब प्लेन्स प्लेन्स में मिलती है। प्लेन्स में मतलब जहाँ पर मैदानी इलाका है। अब जैसे कि मैदानी इलाका समझिए, जैसे कि हमारा हो गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, एमपी का कुछ पार्ट हो गया, ये मैदानी इलाके हैं जहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको ज़्यादा माउंटेन्स देखने को नहीं मिलते। तो ये होता है प्लेन्स। प्लेन्स में ये अपना छत्ता बनाती है। हिली एरिया में छत्ता ना ही बनाना ये प्रेफर करती है। अगर 450 सी लेवल के अगर 450 मीटर हम ऊपर चले जाएँ, तो ये वहाँ पर छत्ता कतई नहीं बना सकती, क्योंकि अगर ये इतने ऊपर चली जाएँगी तो उनको नीचे आना पड़ेगा अपना फूड ढूँढने के लिए, और कहीं न कहीं छोटा साइज़ होने की वजह से ये अपने कॉम से दूर चली जाएँगी। तो यही वजह है कि वो अपना घर जो है वो प्लेन्स में बनाती है। उसके अलावा इनके जो कॉम्स होते हैं वो वर्टिकल कॉम्स होते हैं, सिंगल एंड वर्टिकल। अब समझिए सिंगल एंड वर्टिकल कैसे? अब देखो, एक ट्री है, इसकी एक ब्रांच है, तो ये यहाँ पर अपना बनाएगी इस तरीके से।
इस तरीके से बनाएंगे, एक हल्का सा कुछ यहाँ पर निकलेगा। अब बहुत सारे हनी भी तो यहाँ ऊपर रह लेंगे ब्रांच पर, और बहुत कुछ बहुत कम, यानी कि आपकी जो पाम की साइज, आपके जो तलहात की साइज है, वो उतने ही हिसाब से ये नीचे लटका रहेगा। ऐसे ही वो वर्टिकल कम बनाती हैं। ये तो हमने समझ लिया लिटिल बी के बारे में। चलिए अब समझते हैं इंडियन बी के बारे में, जिसको हम इंडियन बी कहते हैं, अपेसेरिना इंडिका। सारे भी इंडियन हैं इटालियन बीच को छोड़ के, लेकिन इसको इंडिका कहता है। चलिए इसके बारे में भी समझते हैं। अब होता क्या है, अब इंडियन भी है, इसके नाम में ही इंडिका है, तो रिलेट करने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। इंडियन भी, इंडिका है, काम खत्म। याद कर लिया, याद हो गया, अब ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। तो इसको हम कहते हैं इंडियन बी और एशियन बी। इंडिया में रहती है इसलिए इंडियन बी, इंडिया एशिया में इसलिए एशियन बी। कोई शक? कोई शक नहीं होगा आपको। चलिए छोड़िए। उसके बाद मल्टीपल पैरेलल कॉम्स बनाती है। अब समझिए कैसे। ये एक ब्रांच हो गई। अब मल्टीपल पैरेलल कॉम्स, यहाँ पर एक कॉम्ब हो गया, दूसरा कॉम्ब, तीसरा कॉम्ब, चौथा कॉम्ब, मल्टीपल कॉम्ब विथ पैरेलल। पैरेलल है, हाँ भाई पैरेलल है। इस तरीके से छत्ते बनाती हैं। अब ये छत्ते भी कहाँ बनाएंगी? जहाँ बड़े बड़े ट्रीज हो, ट्रीज के ऊपर, या फिर जहाँ डार्कनेस हो। डार्कनेस, डार्कनेस इज साइन ऑफ बैटमैन। जहाँ पे डार्कनेस होता है वहाँ पर वो अपना छत्ता बना लेती है। अब साइज के हिसाब से अगर देखें तो ये बी जो होती है एपिस फ्लोरिया से बड़ी होती है, एपिस मेलिफेरा से कम होती है। छोड़ दीजिए इसको, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अब ये 5 kg हनी प्रोड्यूस करती है पर साल पर ईयर। ये भी हमारे काम की नहीं है क्योंकि बहुत कम हनी है। अब ये भी स्वार्मिंग अपस्कॉन्डिंग करती है। स्वार्मिंग अपस्कॉन्डिंग मैंने अभी समझाया, फिर आगे भी समझाऊंगा मैं। अब वेरी जेंटल स्पेसीज है। वेरी जेंटल मतलब कि ज़्यादा नुकसान नहीं देती इंसान को। डोमेस्टिकेशन के लिए ईजी है, लेकिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से हम इसे पालते नहीं हैं। तो ये हो गया हमारे इंडियन बी। अब इटालियन बी। अब सबसे ज़रूरी, आप सभी लोग ध्यान देंगे, जो भी लेटे हुए हैं वो बैठ जाएंगे, जो भी कुछ कर रहे हैं वो यहाँ ध्यान देंगे। बाकी कोई काम नहीं होगा, बाकी कोई लड़की नहीं तड़ेगा, कोई किसी और को नहीं देखेगा। अब देखो इटालियन बी होती क्या है। इटालियन बी को हमने यूरोप से इंपोर्ट किया है हमारे यहाँ का हनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। क्यों? अब तक हमने जितनी भी स्पीसीज देखी उनमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आपिस डोर्सेटा का था, लेकिन उसका फेरोशियस नेचर, उसके अटैकिंग नेचर की वजह से हम उसको रेयर नहीं करते। उसके बाद देखिए हमने एपिस फ्लोरिया जो कि लिटिल भी थी, उसको हम रेयर क्यों नहीं करते? 1.5 kg ऑफ हनी पर ईयर को लेके हम क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही मार्केट में जाके अपनी पहचान बनाएंगे, इसलिए हम उसको नहीं हम रेयर करते। उसके बाद आई हमारे एपिस सेरेना इंडिका जो हमारी इंडियन भी है, प्राउड टू बी इंडियन, वोकल फॉर लोकल। लेकिन अगर 5 kg हनी दे तो वो किसी काम की नहीं, तो हमको इटालियन भी, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमको बाहर से मंगवानी पड़ी। अब इटालियन बी, इसका नाम है एपिस मेलिफेरा। अब मैंने कैसे किया था, मैंने इसको याद कैसे किया था। अब ये आय देख रहे हो बीच में, अब ये आय यहाँ 2 जगह आ चुका है। मेलिफेरा का जो आय है यहाँ 2 बार आ चुका है। अब इसमें कोई ये है नहीं है कि कोई आप पैटर्न ढूंढे वगैरह, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मुझे सिंपल लगा इस तरीके से मैंने याद कर लिया, जिस तरीके से आपको सिंपल लगे आप उसी तरीके से याद कर लीजिए। अब ये एपिस मेलिफेरा है। अब ये जो बनाती है अपने पैरेलल कॉम्ब बनाती है डार्कनेस में, ठीक किसकी तरह? ठीक हमारे एपिस सेरेना इंडिका की तरह। अब ये बी जो होती है इंडियन बी से बड़ी होती है और रॉक बी से छोटी होती है। ये ऑफ कोर्स होगी क्योंकि रॉक बी सबसे बड़ी है। इसको हमने यूरोप से मंगवाया है इसीलिए इसको यूरोपियन बी कहते हैं। यूरोपियन बी, सही बात। इसे कमर्शियल बी भी कहा जाता है क्योंकि इसे कमर्शियली रेयर किया जाता है। बड़े बड़े एपेरे में आप जाके देखेंगे तो कमर्शियल बी भी कहते हैं इसे। अब इसका प्रोडक्शन देखते हैं। 35 kg, 35 kg पर ईयर, पर आयु, यानी कि एक छत्ता लगभग आपको 35 किलो शहद प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे फ़ायदे की बात है। हाँ, ज़रूर हमारे फ़ायदे की बात है। उसके बाद वो ज़्यादा स्वार्मिंग और अपस्कॉन्डिंग नहीं करते हैं, यानी कि अपना छत्ता छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक बेनिफिशियल बात है कि भाई अगर छत्ता छोड़ के ही चली जाए तो कैसे काम होगा? अगर हमको काम करवाना है, उनसे शहद में लेना है, तो उनको एक जगह पर रुकना ज़रूरी है।
तो वो लेस प्रोन टू स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग, इसके लिए हमारे लिए भी वो है। उसके बाद कमर्शियली रेयर, एक ही स्पीसीज जिसको हम कमर्शियली रेयर करते हैं उसका नाम है मेलिफेरा, अपिस मेलिफेरा इंडिया इटालियन बी। लेकिन इसकी एक क्या कह सकते हैं डिसएडवांटेज है या फिर इसका एक फेल्योर है कि वो डिसीजेस के लिए मोर प्रोन है, यानी कि उसको डिसीजेस बहुत बार अटैक कर लेते हैं। तो इसके साथ ट्रेजेडी ये थी कि ये अपने साथ नोसेमा डिसीज को लाई थी, जो कि बीज में डिसेंट्री लाता है। ऑफकोर्स ये एक गलत बात है। तो इटालियन बी की सारी खूबियाँ हैं, लेकिन डिसीज को प्रोन होने की वजह से कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा ड्रॉबैक हो जाता है हनी हनी बी की जो रेयरिंग है उसमें। तो हमने समझ लिया इटालियन बी, रॉक बी, सारी बी की स्पीसीज समझ ली। अब इसको एक ही बार में समझते हैं कैसे। अब सबसे बड़ी बी जो होती है वो होती है आपकी एपिस डॉर्सेटा। अब हनी के मामले में हनी सबसे ज़्यादा किसका है? हनी सबसे ज़्यादा है रॉक बी का। उसके बाद किसका है? उसके बाद इटालियन बी का है। उसके बाद उसके बाद है आपकी जो आई थिंक मेरे ख्याल से ये इंडियन बी का है। उसके बाद उसके बाद सबसे छोटी भी हमारी कि जो लिटल बी है एपिस फ्लोरिया, उसका है। अब साइज़ की बात कर ली जाए, साइज़ और नो डाउट रॉक भी सबसे बड़ी है। उसके बाद इटालियन बी, उसके बाद हमारी इंडियन बी, उसके बाद हमारी आती है लिटिल बी सबसे छोटी, सबसे छोटी सबसे प्यारी। उसके बाद अब आते हैं कि भाई छत्ते किसके बड़े होते हैं? कॉम साइज, ठीक यही रॉक बी, उसके बाद इटालियन बी, उसके बाद इंडियन बी, उसके बाद हमारी लिटिल बी। अब बात करते हैं कि भाई छत्ता छोड़ के कौन जाता है? सबसे ज़्यादा छत्ता छोड़ के कौन जाता है? यानी कि स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग के लिए, स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग के लिए सबसे ससेप्टिबल कौन है? तो देखो सबसे ससेप्टिबल है, सबसे ज़्यादा है लिटिल बी। उसके बाद हमारी रॉक बी, उसके बाद आती है हमारी इंडियन बी, उसके बाद आती है हमारी एपिस मेलिफेरा यानी कि इटालियन। वो छोड़ के जाना ही नहीं चाहती, तो सही बात है हमारे लिए। आप कमर्शियली रेयर करने के लिए, कमर्शियली रेयर कौन सी स्पेसीज है? नो डाउट कमर्शियल के लिए हम चूज करते हैं एपिस मेलिफेरा यानी कि इटालियन बी। यहाँ तक समझ में आ गया? मुझे लगता है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अब यहाँ तक यहाँ तक आईबीपीएस एफओ ने कौन कौन से क्वेश्चन पूछे, चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। तो अब तक यहाँ पर वर्कर के ऊपर एक सवाल पूछा गया है कि ऐसी कौन सी बी है जिसमें स्टिंग apparatus होता है? स्टिंग apparatus होता है और वो एक फीमेल होती है। ठीक। अब आईबीपीएस एएफओ 2022 में जब ये सवाल पूछा गया तो उसमें स्टिंग apparatus भी था, फीमेल भी था, और इसको बहुत कॉम्प्लिकेट करके पूछा गया था। सेंटेंस बहुत बड़ा था और इसका दो आंसर था वर्कर भी। तो ये लगभग ये आपका आया था एएफओ 2022 में। अब दूसरी बात, एपिस में कमर्शियली स्पेसीज रेयर कौन सी की जाती है? अब कमर्शियली रेयर्ड स्पेसीज पूछा गया था, तो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा है। अब इसके अलावा भी कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था डिसीज के ऊपर, जो कि उनका नोसेमा डिसीज था, उसके ऊपर आया था। डिसीजेस के लिए हम अलग से एक लेक्चर लेंगे, डिसीज आपको उसमें पढ़ाए जाएंगे। नोसेमा आई थिंक यहाँ तक ही आया था। इसके अलावा भी कुछ सवाल है जो मैं आपको आपको हमारे लेक्चर सीरीज से अच्छा आपको हमारी जो वेबसाइट है agroacademy.in, आपको उसमें सारे के सारे क्वेश्चन जो पीवाईक्यू है वो मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके एक बार ज़रूर विजिट करिए, वेबसाइट लिख लीजिए, या फिर आपको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी, agroacademy.in। ठीक बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि विमल सर ने अनाउंस किया था, हमने हमारा आईबीपीएस 2024-25 के लिए एक नया बैच लॉन्च कर दिया है। यहाँ पर आपको कंप्लीट मेंटरशिप मिलेगी, प्रीलिम्स में कैसे करना है,
मेंस में कैसे करना है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, एक कंप्लीट गाइडेंस, एक कंप्लीट शुरुआत से लेकर अंत तक आपके साथ हम खड़े हैं। एक कंप्लीट मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं, जिसमें आपके मॉक टेस्ट होंगे, आपका बाय लैंग्वेज सेशंस होंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। अब जिनको प्योर इंग्लिश में चाहिए, अगर वो लोग जिनको प्योर इंग्लिश में चाहिए वो लोग कमेंट में बताएं कि सर एक प्योर इंग्लिश वाला कोर्स लेके आइए। अब जिन लोगों को प्योर हिंदी में चाहिए वो भी कमेंट करें कि सर शुद्ध हिंदी वाला एक हमारे लिए कोर्स लेके आइए, तो उनके लिए एक शुद्ध हिंदी वाला एक कोर्स ले आया जाएगा। अब ये आपका कब तक वैलिड रहेगा? 2025 तक। 2025 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। इसके अलावा आपको इसके साथ क्या मिलेगा? एक कंप्लीट पीडीएफ कोर्स मिलेगा। पीडीएफ कोर्स, ये पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसके अलावा वीडियो लेक्चर, जो कि हर कोई प्रेफर करता है, वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। इसके अलावा डाउट सेशंस होंगे आपके, डाउट सेशंस भी आपके क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए एक क्विज रहेगी टेलीग्राम पे, आपके क्विज चैनल पर। जैसे ही आज मैंने जैसे कहानी भी पढ़ाया, तो इसकी तुरंत क्विज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपके लिए क्विज भी रहेगी। इसके अलावा आपके लिए डिस्कशन सेशंस, जहाँ पर हम और आप वन टू वन इंटरेक्ट होंगे, आपके सवालों के जवाब मैं दूंगा। इसको हम डिस्कशन सेशंस कहते हैं। इसके अलावा हम लेकर आ रहे हैं मंडे माइंडसेट, यानी कि मंडे माइंडसेट में होगा क्या, आपको पूरे हफ्ते क्या करना है और पिछले हफ्ते आपने क्या किया था, इसका एक एकदम शॉर्ट में रिवीजन होगा। इसके बाद आपका सैटरडे रिव्यू होगा, यानी कि हमने पूरे हफ्ते क्या किया, इसका आपको पूरा रिव्यू मिलेगा, सैटरडे रिव्यू। आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब ये तो हो गई कोर्स के फीचर की बात। अब कोर्स का प्राइस क्या होगा? तो कोर्स का प्राइस हमने केवल रखा है 1499 में। अभी 1499 में ये चीज़ें मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट हमारा आएगा पेडॉन का बुक। तो पेडॉन का बुक भी इसमें आपको अवेलेबल होगा। कई और क्लास ले चुके हैं और जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रो एकेडमी। वहाँ पर हम डेली पजल और एक डीआई अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ जाके उसको ज़रूर से देखें, जो कि आपकी प्रीलिम में बहुत हेल्प होगी। मैं तो ये कहता हूँ, जिस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, जिस तरीके से इस साल वाले बहुत से लोगों से जिनसे मैं मिला, मेरे साथ जो एफ ओ हैं वो बताते हैं कि सर केवल पजल और डीआई पे भी हमारा प्रीलिम निकल गया था। ये छोटे छोटे टॉपिक करने से ही प्रीलिम निकल जाता है। तो आप उन एक बार डीआई और पजल की क्वालिटी ज़रूर वहाँ जाके चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक हनी बी की लाइफ स्टेजेस है। अब लाइफ स्टेजेस होती कैसे? अब मान के चलिए क्वीन बी ने कॉपुलेशन कर दिया, अपनी नेपचुरल फ्लाइट ले ली, उड़ के आ गई, एक 49 से 60 ड्रोन के साथ उड़ के आ गई। अब उसके बाद क्या होगा? क्वीन बी है वो, उनका काम है एग्स ले करना, तो भाई उसने एग्स ले कर दिए, उसने एग्स ले कर दिए। अब एक से उनसे निकलेगी लार्वा। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि हनी बी के लार्वा को क्या कहते हैं? हनी बी की जो लार्वा होती है उसे क्या कहते हैं? उसकी लार्वा आ गई। अब लार्वा का ये हो गया डेवलपमेंट, लार्वा से बना प्यूपा। ये रहा आपका प्यूपा का लास्ट स्टेज, प्यूपा से बना आपका एक एडल्ट। सही बात। अब ये स्टेजेस होती किस तरह है? अब हमने 3 कास्ट देखी थी। पहली कास्ट थी क्वीन, जो कि मदर ऑफ कॉलोनी होती है। दूसरी हमने देखी थी ड्रोन, जो कि फादर ऑफ कॉलोनी होती है। और तीसरा हमने देखा था वर्कर, जो कि मजदूर ऑफ कॉलोनी होता है। तो अब इनमें डिफरेंस क्या है? अब देखो, ये पूरा स्टेज कंप्लीट होने के लिए किस कास्ट को कितने दिन लगते हैं? अब हमारी क्वीन बी जो होती है, सबसे खास, सबसे अजीज, सबसे बढ़िया, अब उसको कितने दिन लगते हैं कि भाई वो एक एग से लेकर उसका पूरा डेवलपमेंट हो ताकि वो अडल्ट बन जाए? तो वो लेती है लगभग 15 से 18 दिन। 15 से 18 दिन फ्रॉम कब से? जब से एग्स ले किया गया है, तब से वो 15 से 18 दिन लेती है एक एग से अडल्ट बनने तक। अब हमारा जो ड्रोन है, यानी कि जो फर्टाइल मेल है, जो फादर ऑफ कॉलोनी है, वो कितना लेता है? तो वो लेता है लगभग 23 से 24 दिन। 23 से 24 दिन फ्रॉम एग लेइंग। अब वर्कर जो है, जो मजदूर होते हैं हमारे, वो कितने लेते हैं? वो लेते हैं लगभग 18 से 20 दिन। 18 से 20 दिन लेते हैं। अब इसको डिवाइस करते हैं। ऐसा याद करना आपको बोले बहुत मुश्किल होगा। अब मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा दिन कौन लेता है? ड्रोन, ऑफ कोर्स ड्रोन।
तो आपसे सवाल में पूछा जाए कि भैया एक हनीबी की कास्ट में सबसे ज़्यादा दिन कौन लेता है फ्रॉम एग्स टू अडल्ट के लिए, तो आपका आंसर आना चाहिए ड्रोन। ये सवाल मैं अपने टेस्ट सीरीज में ज़रूर डालूंगा। अब आपको ये दिन याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद सबसे कम दिन कौन लेता है, तो वो लेती है हमारी क्वीन। सही बात। वो कितनी दिन लेती है, 15 से 18 दिन, यानी कि 3 हफ्ते, 6 × 18, 3 हफ्ते, 3 वीक्स। हमारे ड्रोन लेते हैं 4 वीक, और लगभग 3 साढ़े 3 वीक्स जो ले है हमारी वर्कर भी लेती है। यानी कि हम कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि वर्कर भी हमारा एवरेज लेती है, तो लगभग 18 से 20 दिन हमारी वर्कर ले लेती है। सबसे ज़्यादा दिन ड्रोन, उसके बाद हमारे आती है वर्कर, उसके बाद आते हुए क्वीन जो सबसे कम दिन लेती है। अब क्वीन का भैया एग्स देके यहाँ पे काम हो गया खत्म। क्वीन तो क्वीन है, मैं केवल एग्स दूंगी, बाकी का काम जो है तुम संभालो, यानी कि वर्कर संभालेंगे। अब वर्कर जैसे एग्स दिया, अब एग्स की हैचिंग होती है, उससे निकली एक लार्वा, एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी एक सफ़ेद सी लार्वा निकली उसमें से। अब भैया उस लार्वा की अपनी कुछ ज़रूरत है, खाना, उसके बाद उसका जो है प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर केयर, उसकी क्लीनिंग वगैरह, तो ये कौन करता है? तो ये ऊपर जो बैठा है ना भाई, ये नर्स भी है। इसको कहाँ ही नर्स गया है कि तुम जाओ उनको बच्चों को संभालो, जाओ देखो उनको, उनको खाना खिलाओ, उनको साफ सफाई करो, देखो उनकी। तो ये नर्स भी वहाँ जाके साफ सफाई करेंगे। अब लार्वा की जो सबसे प्राइम ज़रूरत है, जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो दिया जाता है रॉयल जेली को। क्यों? क्योंकि रॉयल जेली क्या डिसाइड करती है, या आप क्वीन बनेंगी, आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे, या फिर आप ज़िंदगी में एक इनसक्सेसफुल या फिर एक फेल्योर बनेंगे, ये आपकी रॉयल जेली पर डिपेंड करता है। तो रॉयल जेली खिलाना, सबसे पहला रॉयल जेली प्रोड्यूस करना, उसको खिलाना, ये हमारी नर्स बी का काम होता है। उसके बाद हमारी लार्वा अब थोड़ी सी बड़ी हो गई, अपना प्रॉपर शेप ले लिया। अब आप लोग तो कमेंट में गेस करने वाले हैं नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ कि इसकी लार्वा को क्या कहते हैं। अब क्वीन की जो लार्वा होती है उसको हम मैगट कहते हैं। क्वीन क्वीन की नहीं, पूरी जो हनी बी की जो लार्वा होती है उसको मैगट कहते हैं। अब इसके बाद आता है लगभग ये प्यूपा स्टेज, जहाँ पर इसके विंग्स डेवलप नहीं होते हैं। तो प्यूपा स्टेज में भी क्या, प्यूपा स्टेज उसकी रेस्टिंग स्टेज होती है, इसलिए प्यूपा स्टेज में उसको ना ही खाना दिया जाता है, ना ही कुछ दिया जाता है। उसके बाद फाइनल प्यूपा स्टेज, जहाँ पर उसके बाकी के अंग आने शुरू हो जाते हैं, बाकी के जो बॉडी पार्ट्स आने वो शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में जब विंग्स आते हैं, तो अपना विंग्स, पंख फैलाए निकल दिए नीले नीले अंबर के नीचे, पंख फैलाए हम चल दिए। तो इसी तरह ये अडल्ट इमर्ज हो जाता है। ये रही अब तक की प्रोसेस। तो आज का लेक्चर यही रैप अप करेंगे। अगर आज के सेशंस में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़िए, हमारे यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। पढ़ाई से ज़रूरी किसी भी चीज़ को प्राइम इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, ना ही किसी क्वीन को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। मैं तो कहता हूँ एक वर्कर की तरह मेहनत करिए, एक ना एक दिन आप क्वीन बन ही जाएंगे। क्वीन नहीं, अभी ना एक दिन किंग ज़रूर बन जाएंगे। लड़कियां तो क्वीन बननी है, लेकिन किंग बनने के लिए स्ट्रगल तो है भाई। 80,000 प्लस आपको सैलरी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको कोई गाइडेंस चाहिए, और वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। जिस तरह मैं आज 80,000 की सैलरी ले रहा हूँ, बहुत से बच्चों का डाउट था कि सर सैलरी स्लिप चाहिए। तो गाइज आज लगभग मुझे लगता है 17-18 तारीख है, तो सैलरी स्लिप जल्द ही आएगी, सैलरी स्लिप का वीडियो जल्द ही अपलोड होगा। तो थैंक यू।